स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा हंटर कमीशन चल रहा था या हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग जिसका एक नाम है, उसके अंतर्गत जो हमने एक पृष्ठभूमि पढ़ी थी उसको जांच के लिए जो विषय दिए गए थे, जो बातें कही गई थी उसको कि इन विषयों की जांच करनी है, उसने जांच के आधार पर 1 साल का लगभग समय दिया था जांच करने का। और उसके आधार पर जो उसने अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके तत्कालीन जो सरकार थी उसको सौंपा था, उसमें जो उसने अपने सुझाव दिए थे उसमें गुड डिस्पैच के बारे में भी बताया है, उसने प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया है कि कैसा उसका प्रशासन होना चाहिए, कैसा उसके उद्देश्य होने चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम, क्या माध्यम होना चाहिए, क्या शिक्षा में कुछ परिवर्तन संशोधन होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा हमने। और आज हम जो है माध्यमिक शिक्षा संबंधी उसने क्या सुझाव दिए हैं, उच्च शिक्षा के बारे में, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, पिछड़ी जाति की शिक्षा, पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा, इसके बारे में उसने क्या क्या सुझाव दिए हैं उसके बारे में बारी बारी से थोड़ा सा अध्ययन करते चलेंगे। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा संबंधी जो उसने अपने सुझाव दिए हैं उसमें सबसे पहले उसने माध्यमिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि माध्यमिक शिक्षा के लिए ये उद्देश्य होने चाहिए। जैसे एक सामान्य जीवन की तैयारी करना, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चे छात्र छात्रा पढ़ने के लिए आते हैं उनको एक सामान्य जीवन के लिए तैयार किया जाए, उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो रोजगारपरक शिक्षा हो, क्योंकि एक माध्यमिक शिक्षा जो है वो कम से कम 17-18 साल की उम्र तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद बच्चे जो है बालिग हो जाते हैं। जो बच्चे अपना गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं तो उनको एक रोजगारपरक शिक्षा मिल जाए, अपना व्यवसाय उसको बना सके, है ना, या अपने गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाए। तो एक सामान्य जीवन की तैयारी के लिए उसको हमें तैयार करना है जो हर तरीके से उसके लिए सूटेबल बैठती हो। दूसरा क्या था कि उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए उसको तैयार करना है, यानी कि इसके बाद जो है उसको हायर एजुकेशन लिए इंटर के बाद में चाहे वो बीए करे, बीएससी करे या बीकॉम करे या जो भी और कोर्सेज उस समय रहे होंगे तो उसमें उसके लिए तैयार करना है। तो हमें ऐसा उसको बनाना है, बच्चे को इस तरह का पाठ्यक्रम बिल्ड करना है, वहां पर ऑर्गेनाइज करना है कि वो उसके जो आने वाला जो समय है उसके लिए उच्च शिक्षा के लिए उसको तैयार हो जाना चाहिए, है ना, या अपनी हायर एजुकेशन के लिए उसमें उसे कुछ पॉइंट्स मिल रहे हो उस शिक्षा के अंतर्गत। तो ऐसा हमें उद्देश्य बनाना है उसमें। नेक्स्ट उसमें आता है कि माध्यमिक शिक्षा का जो प्रशासन है वो कैसा होगा और माध्यमिक शिक्षा की जो वित्त व्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा का जो प्रशासन है, नियंत्रण है, कंट्रोलिंग है, वो वहाँ के जो समाज सुधारक लोग हैं या कुशल मानव है, वहाँ की जो व्यक्तिगत प्रयास है वहाँ पर उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। इन्होंने कहा इसमें कि माध्यमिक शिक्षा का भार जो है कुशल धनी व्यक्तियों पर ही सौंप देना चाहिए। जहाँ व्यक्तिगत प्रयासों से स्कूल न खोले जा सके उन्हें सरकार स्वयं स्कूल वहां पर खोल सकती है, यानी कि व्यक्तिगत प्रयासों से खुले स्कूलों को सहायता अनुदान उदारतापूर्वक दे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात जो समाज के व्यक्ति, धनी व्यक्ति है या समाज सुधारक व्यक्ति है वो अपने समाज में स्कूल खोले, माध्यमिक स्कूल खोले और उनका प्रशासन, उनका नियंत्रण, संगठन सब कुछ वो अपने आप ही वहां पर देखे। उनके वहाँ जो टीचर्स को अपॉइंट करना है, पाठ्यक्रम निर्धारित करना है, छात्रों का किस प्रकार से प्रवेश दिया जाएगा, उसकी फीस कितनी ली जाएगी या उनको निःशुल्क फीस देना है, ये सारा का सारा जो है उन्हीं के ऊपर को छोड़ देना चाहिए। और जहां पर इस तरह के प्रयास नहीं हो पा रहे हैं वहां पर सरकारों को माध्यमिक स्कूल खोलने चाहिए, है ना, और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, चाहे व्यक्तिगत प्रयासों से खुल रहे हो चाहे आपके वो सरकारी प्रयासों से खुल रहे हो, लेकिन उसमें कम से कम आधा जो है हिस्सा जो है, जो खर्चे का आधा हिस्सा है वो कम से कम सरकार उसको वहन करे। जो व्यक्तिगत प्रयासों से स्कूल खुल रहे हैं उसमें कम से कम आधा हिस्सा जो है खर्चे का वो सरकार वहन करे। और जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उसमें तो
प्रदान करना ही करना है सब कुछ, है ना। तो इसमें तीसरी बात आती है इसकी पाठ्यचर्या, यानी कि माध्यमिक स्कूलों में किस प्रकार का करिकुलम किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। उसको नंबर एक कोर्स ए और कोर्स बी में इसको डिवाइड किया है। पहले को कोर्स ए नाम दिया है और दूसरे को कोर्स बी नाम दिया है। पहला जो कोर्स ए है ये किसके लिए है, यह है पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यह कोर्स ए उनके लिए है। इसमें कोर्स ए में क्या क्या है, यह सारा का सारा साहित्य से भी होगा, इसमें वैज्ञानिक कोर्सेज भी होंगे और इसमें जो इंग्लिश होगी वो मस्ट होगी, बिल्कुल कंपलसरी होगी, है ना। तो इसके लिए ये है। दूसरा जो है कोर्स बी वो किसके लिए है, जो माध्यमिक शिक्षा के बाद में अपने गृहस्थ जीवन की तैयारी करना जाना चाहता है या रियल लाइफ में अपना वो जीवन व्यतीत करना चाहता है, जो रोजी रोटी कमाना चाहता है, उसके लिए है। तो उसमें उन्होंने उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने, जो व्यावसायिक विषयों का उसको स्थान उसमें मिलना चाहिए, रोजगार जो है शिक्षा उसके लिए उसकी होनी चाहिए, क्योंकि वो रोजगार अपना प्राप्त करेगा उसके बाद में, है ना। तो उसके लिए भी उन्होंने अंग्रेजी को मस्ट बताया, अनिवार्य उसमें बताया कि अंग्रेजी अनिवार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम बताया है ये हमें हिंदी मीडियम में दिया जाना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने एक बात बताई है कि जूनियर हाई स्कूल तक तो क्षेत्रीय भाषाओं में ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कहीं अगर जरूरत हो रही है तो इंग्लिश को उसकी सहयोगी भाषा के रूप में हम ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो कोर्स है आपका 9, 10, 12, 11, 12 का जो कोर्स है और वो सारा का सारा है अंग्रेजी भाषा में ही होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण की बात कही है यहाँ पर। इसमें इन्होंने देखा है कि माध्यमिक स्कूलों में जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो अनट्रेन्ड है, अप्रशिक्षित है। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है, शिक्षा की जो क्वालिटी है वो गिरी हुई है, यानी कि उसका ऊंचा स्तर नहीं है। अगर उसको ऊंची स्तर पे लेके जानी है, गुणवत्ता उसकी बढ़ानी है, तो हमें टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, अध्यापकों का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि आसपास जो है यहाँ पर इस तरह के महाविद्यालय नहीं है, तो प्रशिक्षण महाविद्यालय यहाँ पर खोले जाने चाहिए। उनमें इन टीचर्स को जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और नए जो टीचर्स की नियुक्ति होगी तो पहले उन्होंने वो प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, उसके बाद उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। उनका जो पाठ्यक्रम है वो व्यवहारिक होना चाहिए, साहित्यिक भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में व्यवहारिक होना चाहिए। उनको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है वो मेथड्स वो तकनीकी वहाँ पर उनको सिखानी चाहिए। और जो निर्धन छात्र छात्रा उसमें प्रशिक्षण लेंगे अध्यापक प्रशिक्षण में, तो उनको छात्रवृत्ति भी वहाँ प्रदान की जानी चाहिए, अर्थात उनको हमें हर किस्म की जो है वो सुविधा देनी चाहिए। तो कुछ इसमें इसलिए माध्यमिक शिक्षा संबंधित सुझाव किस प्रकार से दिए हैं। और पढ़ते हैं उच्च शिक्षा संबंधित सुझाव में क्या क्या दिए हैं। उच्च शिक्षा में सबसे पहले इन्होंने जो उसके प्रशासन की और वित्त व्यवस्था की बात करी है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का भार जो है भारतीय जनता पर छोड़ देना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाने चाहिए जहां भारतीय इसको खोल नहीं सकते हैं, जहां इनकी डिमांड हो, आवश्यकता हो और वहां पर हम खोल नहीं पा रहे हो व्यक्तिगत प्रयासों से, तो वहां पर सरकार को ये प्रयास करना चाहिए अपने पैसे से जो है वो महाविद्यालय डिग्री कॉलेज खोल देने चाहिए। और सरकार सभी सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों को सभी मदों के लिए उदारतापूर्वक अनुदान देगी, यानी कि टीचर्स के सैलरी के लिए, पाठ्यक्रम के लिए जो पुस्तकें आएंगी, पुस्तिका आएंगी उसके लिए, और भवन निर्माण के लिए, भवन के मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, है ना, जो भी हमारा पैसा खर्च होगा वो सरकार को देना चाहिए। और सरकार ही उसका प्रशासन भी देगी, तो सरकार के द्वारा जो नियुक्त किए गए कर्मचारी होंगे वो उस कार्य में उनका सहयोग करेंगे। दूसरा इन्होंने उच्च शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उसके बारे में इन्होंने क्या बताया। पहला है इन्होंने कि शिक्षार्थियों को उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराना। जो ज्ञान हमने एक थोड़ा सा सामान्य रूप में प्राथमिक शिक्षा में दिया है उससे थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके फिर माध्यमिक शिक्षा में दिया है, तो उसी ज्ञान को अब हम एक ऊंचे स्तर पर लेकर के जा रहे हैं और उच्च ज्ञान की प्राप्ति हम बच्चों को कराना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इसमें बताया कि छात्र छात्राओं का नैतिक उत्थान करना, उनके अंदर नैतिक गुणों को डेवलप करना
उनके अंदर धर्म व मानव धर्म का ज्ञान कराना, है ना, अपने अपने धर्म का ज्ञान कराना। और मानव धर्म क्या है? मानव धर्म यह कहता है कि यहाँ पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब स्वतंत्र पैदा हुए, भगवान ने सबको स्वतंत्र पैदा किया है, तो सब एक समान है। तो इस तरह का मानव धर्म होता है। जैसे गांधी जी का मानव धर्म था, वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे। तो इसी तरह का एक माइंड जो है मेकअप करना है छात्र छात्राओं को मानवीय धर्म की तरफ जो है। नेक्स्ट इसमें बताया इन्होंने कि नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना, यानी कि नागरिक वो होता है जिस देश में वो पैदा होता है, जन्म लेता है, वो उस देश की उसको नागरिकता मिल जाती है। अब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने देश, अपने प्रदेश, अपना जो जिला है ना, उसके प्रति हमारे सम्मान के भाव हो। हम अपने देश की प्रगति के लिए जितना भी हम कार्य कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को लगा सकते हैं, उसको लगाना चाहिए। हम अपनी धन संपत्ति, अपना समय उसके लिए लगा सकते हैं, अपने समाज के लिए, उसकी प्रोग्रेस करने के लिए, है ना। तो हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे राष्ट्रीय संपत्ति होती है, उसको हमें नुकसान ना पहुंचाए। हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, उसको हम नुकसान ना पहुंचाए। इसको हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ एटमॉस्फियर, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये कुछ विधियां हमें आनी चाहिए। हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, तो हमें उनसे विमुख नहीं होना चाहिए, उनके कर्तव्यों को निभाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया है कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। इसमें बताया है कि पाठ्यचर्या जो है बहुत ही व्यापक कर देनी चाहिए, बड़ी बना देनी चाहिए और उसको वाइड कर देनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर 3 स्ट्रीम जो है आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम जो है ना, जिसमें भी छात्र अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार जिस विषय को वो लेना चाहता हो, उस विषय को बढ़ा देना चाहिए, उस विषय को यानी कि वाइड कर देना चाहिए। यहाँ का पाठ्यक्रम जो है साइंस स्ट्रीम में भी, आर्ट स्ट्रीम में भी, कॉमर्स स्ट्रीम में भी हमें विभिन्न प्रकार के जो है कोर्सेज खोल देने चाहिए, विभिन्न प्रकार की किताबें इसमें हमें लगानी चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मोरल एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर देनी चाहिए, और इसके लिए टीचर्स जो है अपने व्यवहार से मोरल एजुकेशन दें, और विभिन्न प्रकार की किताबों के माध्यम से भी मोरल एजुकेशन हम दे सकते हैं। माध्यम की बात इसमें आई है कि माध्यम जो है इन्होंने अपने सुझाव को इसमें खास नहीं दिए हैं, तो इसमें इन्होंने जो वुड डिस्पैच की तरफ से जो सुझाव आए थे, वुड डिस्पैच में कहा गया था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की उच्च शिक्षा अगर देनी है तो आपको पाश्चात्य भाषा में ही वो मिल सकती है, यानी कि अंग्रेजी, इंग्लिश जो है शुड बी मस्ट, है ना। तो इंग्लिश भाषा में ही यह वातावरण हमें क्रिएट कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा का जो माध्यम है वो एक इंग्लिश माध्यम होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में इसको दिया जाना चाहिए। वुड डिस्पैच का इन्होंने इसमें समर्थन किया है। और इसमें जो टीचर्स की बात आई है, यहाँ पर एक अच्छे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर जो है प्राध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो लेक्चरर्स को बोल सकते हैं प्राध्यापकों को, उसकी नियुक्ति के बारे में इन्होंने बताया है। यानी कि जिस तरह से यूरोपीय विश्वविद्यालयों में, लंदन विश्वविद्यालयों में या हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, आपकी जिस तरह से अच्छा है, उस तरह की जो यूनिवर्सिटी वहां पर उस समय रही है, उनमें जिस तरह से प्राध्यापकों की नियुक्ति करते थे, है ना, उसी आधार पर यहाँ पर भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव क्या इन्होंने दिए हैं। स्त्री शिक्षा संबंधी भी इन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जो स्थानीय निकाय है उनको चाहिए कि बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए अपना जो शिक्षा व्यवस्था एक निश्चित प्रतिशत जो है निश्चित करें, और जहां आवश्यक हो वहां पर पृथक बालिका स्कूल भी खोले जाने चाहिए। बालिकाओं के लिए पृथक बालिका विद्यालय खोलने की बात कह दी है इन्होंने, है ना। और इस प्राथमिक शिक्षा की एक उचित व्यवस्था करने की बात इन्होंने कही है, और उसमें बालिका विद्यालयों में अनुदान देने के नियम जो है वो सरल बनाने की बात कही है। जहां पर सहायता अनुदान की बात आती है तो बालिका विद्यालयों को भी अनुदान दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें बालिकाओं की शिक्षा जो है वो बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन फॉर द गर्ल्स चाइल्ड जो है, उसके लिए निर्धन छात्राओं में छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए, ये भी एक अच्छी बात इन्होंने कही है। और छात्रावासों का जो उपयुक्त जो है प्रबंध होना चाहिए, जो लड़कियां जो है बाहर से आती है पढ़ने के लिए दूर दराज से, उनके लिए छात्रावास की वहां पर व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें इन्होंने पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उसमें
महिला अध्यापकों के लिए प्रेफरेंस क्या है कि महिला जो अध्यापक है उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है इसमें कि विद्यालय निरीक्षण हेतु महिला निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जिस तरह से निरीक्षक जो है रेगुलर फॉर्म में निरीक्षण करते हैं विद्यालयों का, तो उन बालिका विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए एक फीमेल निरीक्षण करता जो है वो उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है मुस्लिम शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने सुझाव दिए हैं। नंबर 1 सुझाव इन्होंने दिया है कि मुसलमान बच्चों के लिए पृथक विद्यालय खोले जाने चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि मुसलमान बच्चों के लिए विद्यालय खोलने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से भी समाज में मुस्लिम विद्यालय खोले जाने चाहिए। वहां पर जो निर्धन छात्र पढ़ेंगे उनकी छात्रवृत्ति देने की बात कही है। वहां पर उन्हीं के वर्ग के जो टीचर्स हैं उनको अपॉइंट करने की उन्होंने बात कही है, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में हिंदुस्तानी के साथ साथ फारसी शिक्षा को देने की भी बात इन्होंने कही है ना। तो विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान करने की बात इन्होंने कही है इन बालकों को, तो ये भी इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पिछड़ी एवं निम्न जाति है, उसके बारे में इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। जो समाज की पिछड़ी जातियां की निम्न जातियां SC ST उसमें मिल सकते हैं, उसके बारे में क्या कहा है इन्होंने। नंबर 1 कहा है कि सरकार इनके लिए पृथक विद्यालय खोले, पिछड़ी जातियों के लिए अलग खोले, जनजातियों के लिए या जनजातीय आपके SC ST के लिए अलग से विद्यालय खोले। नेक्स्ट इसमें कहा है कि इन्हीं के समुदाय के शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए जाने चाहिए, यानी कि SC और ST के समुदाय के या पिछड़े समुदाय के अगर वहाँ विद्यालय खोले गए हैं तो उन्हीं समुदाय के अध्यापकों की नियुक्ति उसमें की जानी चाहिए। और फ्री एजुकेशन की बात कही है, यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी शुल्क उनमें प्रवेश का, एग्जाम का, पाठ्य पुस्तकों का, यूनिफॉर्म का, है ना, बिल्डिंग का, कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क उनसे बच्चों से नहीं लिया जाना चाहिए। इन विद्यालयों में इनको एक स्पेशल छात्रवृत्ति, विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में बिना भेदभाव के सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, यानी कि जो स्थानीय निकाय द्वारा जो संचालित स्कूल हो रहे हैं उसमें सभी बच्चों को प्रवेश होना चाहिए, चलो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, उसमें एडमिशन के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या सुझाव दिए हैं। इसमें इन्होंने बताया कि सरकार वहाँ स्वयं स्कूल खोले, जो पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे जंगली क्षेत्र हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, है ना, शुष्क मैदानी रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, जहाँ पर व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं खोले जा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो वहाँ पर सरकार को प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वहाँ भी जो है अगर समाज की तरफ से, समाज सुधार की तरफ से कोई व्यवस्था हो सकती हो तो उसका भी प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है कि स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उसके माध्यम से ही पाठ्यक्रम पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि सभी स्तरों की जो शिक्षा है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च हो, इन क्षेत्रों में वो सारी निःशुल्क होनी चाहिए। और जो उनके छात्र छात्रा है उनको छात्रवृत्तियां जो है प्रदान की जानी चाहिए, जो निर्धन छात्र छात्रा है, और स्पेशल छात्रवृत्ति की बात भी इन्होंने यहाँ पर कही है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है धार्मिक शिक्षा संबंधी अपने क्या सुझाव दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे धार्मिक शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इन्हें थोड़ा सा सांप्रदायिकता न फैल जाए उसका डर था, तो इसीलिए सरकारी स्कूलों में किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसमें पढ़ाई नहीं जाती। दूसरा इन्होंने बताया कि गैर सरकारी स्कूलों में प्रबंधक जो है, उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, तो स्वेच्छा पूर्वक किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है, वो उनकी इच्छा है, लेकिन बाध्यता नहीं कर सकती किसी के लिए, इसको जबरदस्ती थोप नहीं सकती उस पर। तीसरा इन्होंने बताया कि धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यार्थियों को जब उनको सरकारी सहायता दी जाएगी तो उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को जांच में रखना चाहिए कि उनकी शैक्षणिक उपलब्धि किस प्रकार की है, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है नहीं है, टीचर्स जो है बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो है हर साल पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, बच्चे
बच्चे जिनका नामांकन हो गया वो बीच में अपनी शिक्षा को छोड़ करके तो नहीं जा रहे हैं, तो इस प्रकार की जांच उसमें होनी चाहिए, तब जाकर के उनको आर्थिक सहायता वहां पर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें सबसे लास्ट में बताया इन्होंने ईसाई और मिशनरियों की शिक्षा संबंधी अपने कुछ सुझाव दिए हैं, उसके बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि भारतीयों की शिक्षा का जो भार है वो ईसाई मिशनरियों पर कदापि नहीं रखना चाहिए, उन पर नहीं छोड़ देना चाहिए। भारतीय की जो शिक्षा है वो भारतीयों को ही ऊपर छोड़ देनी चाहिए या सरकारी प्रयासों से उसको किया जाना चाहिए। जो ईसाई मिशनरियां हैं वो इस तरफ अच्छा ध्यान नहीं दे सकती है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती है, तो उन पर इसका भार नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो आर्थिक सहायता उनकी हो रही है वो आर्थिक सहायता उनकी होनी चाहिए, पर कोई भेदभाव उसमें नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इन सभी स्कूलों के लिए सहायता अनुदान की शर्तें भी एक समान होनी चाहिए। ये नहीं है कि ईसाई मिशनरी के जो स्कूल खोले गए हैं उनमें सरल कानून बना दिए सहायता अनुदान के, और जो वैसे स्कूल खोले गए हैं उनमें सहायता अनुदान के कठोर नियम बना देने चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए हैं। इनके बहुत ही अच्छे सुझाव रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, स्त्री शिक्षा से संबंधित, मुस्लिम शिक्षा से संबंधित, आपकी ओबीसी SC ST उनकी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, पिछड़े क्षेत्र उनकी शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छे उन्होंने सुझाव दिए हैं। और प्राथमिक शिक्षा के ऊपर तो विशेष प्रकार के इनके सुझाव हैं जिनको सरकार ने लागू भी किया, उसको मान्य भी किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज